दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल अक्सर की आवाज़ 2 में हार्दिक स्वागत है। अगर आप सबको हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी आज की कहानी है बूढ़ी माँ का अपमान। शारदा जी जल्दी जल्दी हाथ चलाते हुए गर्मा गर्म पराठे बनाकर सबको दे रही थी। सुबह का नाश्ता सब लोग एक साथ ही करते थे क्योंकि सबको काम पर जाना होता था। दोनों बेटे रमेश और महेश और अपने पति को भेजकर शारदा जी बैठी ही थी कि तभी बड़ी बहू सुमन ने आकर कहा, माँ जी आपको भी नाश्ता ला दूं? हाँ ला दो बहू। तो सुमन ने आलू के पराठे लाकर शारदा जी के सामने रख दिए। दो दो बहू घर में होने के बाद भी रसोई की बागडोर शारदा जी के हाथ में ही थी। ऐसा नहीं था कि बहुएं खाना नहीं बनाती थी या उन्हें बनाना नहीं आता था। वो सब करने को तैयार थी, लेकिन घर में सबको शारदा जी के हाथ का ही खाना पसंद था। बहुएं खाना पकाने की सारी तैयारी कर देती, परंतु पकाने का काम शारदा जी ही करती थी। नाश्ता करने के बाद शारदा जी न्यूज़पेपर लेकर बैठी ही थी कि तभी मोबाइल की घंटी बजी। आवाज़ सुनते ही शारदा जी बोली, बहू ज़रा देख तो किसका फ़ोन है? माँ जी पापा जी का फ़ोन है। अरे अभी तो गए हैं, फिर भी फ़ोन करने लगे। कहते हुए शारदा जी ने फ़ोन हाथ में लिया और कान के पास लगाकर बोली, हेलो। दूसरी तरफ से पति की आवाज़ न सुनकर शारदा जी घबरा गईं और बोली, आप कौन? उसने जो कहा वो सुनते ही शारदा जी के हाथ से फ़ोन छूटकर नीचे गिर गया। पास खड़ी बहू ने फ़ोन उठाया और बात की तो उधर से एक व्यक्ति ने कहा, जिस किसी का भी ये फ़ोन है उसे ट्रक वाले ने टक्कर मार दी है और हम इन्हें सिटी हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। आप कृपया करके जल्दी वहां आ जाइए। इतना कहकर उस व्यक्ति ने फ़ोन काट दिया। तो बहू ने तत्परता दिखाते हुए पति और देवर को फ़ोन किया और उन्हें अस्पताल पहुंचने के लिए कहा और खुद भी पड़ोसियों की मदद से शारदा जी को लेकर अस्पताल पहुंच गई। वहां पहुंचते ही तेज कदमों से दौड़ती हुई शारदा जी अंदर की ओर भागी। जाकर देखा तो श्यामलाल जी बिस्तर पर लेटे हुए थे और डॉक्टर इनकी जांच कर रहे थे। थोड़ी देर बाद श्यामलाल जी ने आंखें खोल कर देखा तो शारदा जी उनके पास में ही बैठी थीं। अपने आप को संयमित करते हुए श्यामलाल जी ने अपनी जेब में से पैसे निकाले और शारदा जी के हाथ पर रखते हुए बोले कि मुझे माफ़ कर दो शारदा, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सका और अब कुछ दे भी ना सकूंगा। मेरे पास वक्त नहीं है, मैं जा रहा हूँ। ये कहते हुए उन्होंने दोनों हाथ जोड़ लिए और उनकी आंखें सदा के लिए बंद हो गईं। बदहवासी बैठी शारदा जी कुछ समझ नहीं पाई कि जिसे सुबह खिलाकर काम पर भेजा वो अचानक चला कैसे गया। ये स्वीकार करना उनके लिए बहुत कठिन हो रहा था। किसी तरह बहुओं ने शारदा जी को संभाला और घर ले आए। शारदा जी दहाड़े मारकर सबको रुला रही थीं। जो रमेश और महेश पिता की उपस्थिति में खुद को बालक ही समझते थे, उनके ऊपर आज बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ी थी। पर उन्होंने खुद को संभाला और बुजुर्ग रिश्तेदारों की मदद से सब कुछ प्रबंध किया और सारे क्रियाकर्म निपटाई। कुछ समय बाद धीरे धीरे करके जो भी रिश्तेदार आए थे वो सब भी चले गए और जिंदगी पुराने ढर्रे पर फिर से आ गई। परंतु अब शारदा जी रसोई में न जाती थी क्योंकि अब बहुओं ने सारी घर गृहस्थी अपने नियंत्रण में कर ली थी। अब शारदा जी से किसी भी काम के लिए पूछा न जाता। धीरे धीरे उनकी कदर घटने लगी और ये कदर आगे चलकर अपमान में परिवर्तित हो गई। शारदा जी ने जब इस परिवर्तन को महसूस किया तो सोचा, हो सकता है मैं अब अपने हाथ से खाना बनाकर इन्हें नहीं खिलाती, इसलिए नाराज हूँ। मन ही मन एक संकल्प कर शारदा जी सो गईं और अगले दिन सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर शारदा जी रसोई में घुस गईं और सबकी पसंद का नाश्ता बनाने लगीं।
तभी खटपट की आवाज़ सुनकर बड़ी बहू सुमन रसोई में दौड़ी आई और शारदा जी को सामने देखकर बोली, माँ जी आप क्या कर रही हो? क्या मैं नाश्ता नहीं बना सकती जो आप बना रही हैं? या फिर आप रात भर भूख की वजह से सो नहीं पाई जो सुबह ही रसोई में आ गई? ये सुनते ही शारदा जी का चेहरा अपमान से लाल हो गया, पर अपने चेहरे पर आए भाव को छुपाते हुए शारदा जी मुस्कुराते हुए बोली, नहीं नहीं बहू, मैंने सोचा आज तुम सबको अपने हाथ का नाश्ता बनाकर खिलाती हूँ। बहुत दिनों से नहीं बनाया है ना। रमेश और महेश को मेरे हाथ का बना हुआ नाश्ता बहुत अच्छा लगता है। रहने दीजिए माँ जी, मैं अपने आप बना लूँगी। बहू की बात सुनकर शारदा जी के लिए वहाँ खड़े रहना बहुत मुश्किल हो गया था, इसलिए वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। सबके खाने के बाद वह नाश्ते की प्लेट लाकर शारदा जी के सामने पटक दी और बोली, लीजिए माँ जी, खा लीजिए, आपको आजकल कुछ ज़्यादा ही भूख लगती है। ये कहकर सुमन मुंह बनाते हुए वहाँ से चली गई तो शारदा जी भी प्लेट बगल में सरका कर लेट गईं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन शारदा जी ने खाना ही नहीं खाया और किसी ने पूछने की ज़रूरत भी नहीं समझी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। फिर सोचने लगी, हो सकता है अब मैं पहले जैसा खाना नहीं बना पाती हूँ, इसलिए सब लोग उखड़े उखड़े रहते हैं। आज के बाद मैं दूसरा कुछ काम कर दिया करूँगी। ये सोचकर वो अगले दिन सुबह ही पूरे घर के कपड़े इकट्ठे कर धोने बैठ गई। किसी ने कुछ नहीं कहा कि माँ कपड़े क्यों धो रही हैं, लेकिन तभी थोड़ी देर बाद शारदा जी की ननद घर में घुसते हुए बोली, अरे भाभी, तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतनी कमज़ोर कैसे हो गई? ये क्या हाल बना रखी है? अपनी या फिर बहुएं काम नहीं करती जो तुम इतने सारे कपड़े धोने बैठ गई? अरे कुछ नहीं जीजी, फ्री बैठी थी तो सोचा कपड़े ही धो लूँ। शारदा जी ने अपने हाथ धोए और अपनी ननद को लेकर अंदर आ गई। अंदर आते ही शारदा जी की ननद कमला जी बोली, मुझसे बातें मत छुपाओ भाभी, ये बताओ ये दोनों बहुएं सारे दिन क्या करती हैं जो तुम इतने सारे कपड़े धो रही थी? इससे पहले कि शारदा जी कुछ कहती तभी बहू पानी लेकर आ गई और बोली, हाँ बुआ जी से सारी शिकायतें कर दीजिए कि हम आपसे घर का सारा काम करवाते हैं और खाना पीना भी नहीं देते। कहते हुए बड़ी बहू सुमन बुआ जी के पास बैठते हुए बोली, बुआ जी मैं क्या बताऊं, जब से पापा गए हैं तब से इन्हें संभालना बहुत मुश्किल हो गया है। हम कितनी भी सेवा कर लें पर माँ जी खुश नहीं होती। अब आप ही बताइए, हम सारा दिन घर का काम करें या इनकी चाकरी करते रहें? ये तो रोज ही कोई ना कोई तमाशा किए रहती हैं, जीना मुश्किल हो गया है। आज देखो ये कपड़े लेकर बैठ गईं। तब तक छोटी बहू भी आ गई और जेठानी की हाँ में हाँ मिलाते हुए दोनों ने शिकायत शुरू कर दी। दोनों बहुओं के मुंह से अपने लिए अपमान भरे शब्द सुनकर शारदा जी वहाँ रुक ना सकीं और चुपचाप उठकर बाहर आ गईं। शाम को बुआ जी भी अपने घर चली गईं। रात को जब रमेश और महेश घर आए तो देखा कि दोनों बाहर बैठी हैं। पूछते ही शिकायतें शुरू कर दी। आज माँ जी ने हमारी बेइज्जती कराने के लिए पूरे घर के कपड़े लेकर बुआ जी के सामने ही धोने के लिए बैठ गईं। रोज रोज की शिकायतों से दोनों बेटे भी तंग आ चुके थे, इसलिए दोनों उठकर तुरंत माँ के पास गए और बोले, माँ क्या तुमने कसम खा ली है कि हमें चैन से नहीं जीने दोगी? हम सारा दिन थक कर आए तो तुम्हारा ड्रामा शुरू हो जाता है। बहुत हो गया माँ, अब चैन से जीने दो। अगर हमारे साथ नहीं रह पा रही हो तो अपना कहीं और प्रबंध कर लो। इतना कहकर दोनों बेटे माँ की कोई बात सुने बिना ही वापस चले गए। शारदा जी, बेटा मेरी बात तो सुनो, कहती ही रह गईं। कभी सोचा ना था कि अपने ही बेटों से इतनी जिल्लत भरी बातें सुनने को मिलेंगी। वो अपने पति की तस्वीर को लेकर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। क्या मुझे इसलिए अकेले छोड़ कर गए थे
कि मैं यहाँ बेटे बहुओं के सामने अपमानित होती रहूं। जब तक आप थे तो सब लोग कितनी इज्जत से बातें करते थे, लेकिन आप क्या गए, ये घर घर ही नहीं रहा। बहुएं तो बहुएं, बेटे भी मुझे ही दोषी ठहराने लगे। लेकिन अब मैं यहाँ और जिल्लत भरी जिंदगी नहीं जी सकती। जब बेटों ने मुझे और कहीं प्रबंध करने के लिए बोल दिया, तो अब मैं इस घर में रहकर भी क्या करूँगी। सोचते हुए शारदा जी ने अपने आंसू पोंछे और एक छोटे से बैग में अपनी ज़रूरत का सामान और अपने पति की तस्वीर रख कर सुबह होने का इंतज़ार करने लगी। रात भर नींद नहीं आई, लेकिन रात को कहीं जा भी नहीं सकती थी, इसलिए सुबह सूर्योदय से पहले ही वो चुपचाप दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई, बिना किसी फैसले के कि उसे किधर जाना है। बस जिधर पाँव ले चले उधर चलती गई। चलते चलते सुनसान गलियां छोड़कर शारदा जी हाईवे पर आ गईं और तब तक चलती रहीं जब तक उनके पाँव जवाब न दे गए। जब उनकी चेतना जागी तो शारदा जी ने देखा कि दोपहर हो गई है और वे पसीने से लथपथ किसी ढाबे के सामने खड़ी हैं। अब उनके अंदर और चढ़ने की हिम्मत न बची थी, इसलिए वो वहीं बने चबूतरे पर बैठकर कुछ देर आराम करने लगी। थोड़ी देर बाद नल देखकर थोड़ा सा पानी पिया और मुंह धोया, जिससे उन्हें कुछ राहत मिली। अब शारदा जी वहीं बैठकर सोचने लगी कि अब वो क्या करें और कहाँ जाएं। तभी उसने देखा कि 3-4 लोग एक आदमी को पीट रहे हैं और वो उनसे फिर भी छुड़ाकर भाग गया। तो शारदा जी ने उनके पास जाकर पूछा, क्यों भैया, क्या गलती की थी? उसने क्यों मार रहे थे उसे? तो उनमें से एक व्यक्ति बोला, अम्मा जी, ये मेरे यहाँ खाना बनाता था। आज ज़्यादा बिक्री हुई और मैं पैसे छोड़कर नहाने चला गया। उसी का फायदा उठाकर ये पैसे लेकर भाग रहा था। ढाबा मालिक के सामने समस्या यह थी कि ढेर सारे कस्टमर बैठे थे और उनका दिया ऑर्डर कैसे पूरा करें कि उसे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि खाना बनाने वाला ही चोरी करके भाग गया था। बैठे बैठे उबते हुए कस्टमर या तो जल्दी ऑर्डर पूरा करो या पैसे वापस करो की मांग करने लगे थे। पैसे वापस करने का मतलब था अब ये सारे ग्राहक दोबारा उसके ढाबे पर नहीं आएंगे। वो खींचता हुआ इधर उधर फोन पर किसी खाना बनाने वाले की व्यवस्था करने की कोशिश कर रहा था। यह ढाबा संचालक को ऐसे परेशान होते देख शारदा जी को एक आशा की किरण दिखाई दी। वो डरते डरते ढाबा संचालक के पास गई और बोली, बेटा, मुझे थोड़ा समय दो, मैं कोशिश करती हूँ खाना बनाने की, हो सकता है तुम्हें पसंद आ जाए। ढाबा संचालक ने सोचा, कुछ ना सही, बेस्वाद ही सही, लेकिन कम से कम ग्राहकों को उनका ऑर्डर तो मिल ही जाएगा। यही सोचकर उसने हाँ कर दी और बोला, हाँ अम्मा जी, आइए, मैं आपको रसोई दिखा दूं और जो सहयोग चाहिए ये लड़के आपकी सहायता कर देंगे। कहते हुए ढाबा संचालक ने 2 लड़कों को शारदा जी के पास भेज दिया और बाहर आकर ग्राहकों को तसल्ली देने लगा कि बस थोड़ी देर में आप सबका ऑर्डर आ जाएगा। उधर रसोई में पूरे मनोयोग से शारदा जी जुटी हुई थी। लड़कों को लहसुन, प्याज, टमाटर का पेस्ट बनाने को बोलकर खुद हर ऑर्डर के हिसाब से खाना तैयार करने लगी। निपुण तो वो थी ही, ज़्यादा देर नहीं लगी खाना तैयार करने में। ढाबा संचालक ने तुरंत ही सबके पास खाना भिजवा दिया और खाने के बाद जो प्रतिक्रिया मिली वो तो आश्चर्यजनक थी। सभी ने बहुत तारीफें की और आज के खाने में बेहद स्वाद था। ढाबा संचालक खुश हो गया और शारदा जी के पास जाकर बोला, माँ जी, आपने मुझे मुसीबत से बचा लिया, मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं? उसकी बात सुनकर शारदा जी की आंखें भर आईं। उन्होंने अपनी पूरी कहानी ढाबे संचालक को बताई तो वो भी शारदा जी की आप बीती सुनकर द्रवित हो उठा और शारदा जी के आंसू पोंछते हुए बोला, अम्मा जी, अब आप कहीं नहीं जाएंगी। आपने मुझे बेटा कहा है
और आपने मेरा ढाबा बंद होने से बचा लिया। हमसे इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। मैं अनाथ हूँ बचपन से ही। मैं माँ के प्यार के लिए तरसा हूँ। मुझे मेरी माँ जन्म देते ही भगवान को प्यारी हो गई और पिता माँ के गम में चले गए। ताऊ जी ने मुझे 10वीं तक पढ़ाया और फिर ये बोलकर घर से निकाल दिया कि अब तू कमाने लायक हो गया है, क्या ज़िंदगी भर हम लोग तेरा ही बोझ उठाते फिरेंगे। थोड़े दिन मैंने मेहनत मजदूरी की और थोड़े पैसे इकट्ठे करके अपनी रोजी रोटी के लिए यहाँ एक छोटा सा ढाबा खोल लिया। कहते कहते उसकी भी आंखें भर आईं, फिर तुरंत ही अपने आंसू पोंछते हुए बोला, लेकिन अब मुझे भगवान से कोई शिकायत नहीं। देखो, आपको मेरी माँ के रूप में भेज दिया। हम माँ बेटे अब साथ रहेंगे और मिलकर ढाबा चलाएंगे। तो शारदा जी ने भी उसके सिर पर हाथ रखा और उसके साथ रहने के लिए राजी हो गई। लेकिन रमेश और महेश ने तो अपनी माँ को ढूंढने का कोई प्रयास नहीं किया, पर भगवान ने उन्हें दूसरे बेटे से मिलवा दिया था जो उनके सगे बेटों से कहीं ज़्यादा था। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।